हेलो एवरीवन। तो आज खुश तो बहुत हो गया आप सब। हाँ जी, क्लास 12th के सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़ है और कुछ बुरी भी न्यूज़ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख के टॉप कर सकते थे लेकिन नहीं हो सका, है ना। और कुछ ऐसे थे जो बैक बेंचर्स थे जो शायद पीछे बैठ के पीछे रह सकते थे, लेकिन अब वो भी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक कि हम ये देखें कि सब एक बराबर हो चुके हैं, सब एक बराबर हो चुके हैं, पर उम्मीद गवर्नमेंट से ये की जा रही है कि सबको एक साथ ना रखा जाए। तो इन्हीं कुछ स्पेशल, कुछ बहुत बढ़िया खबरों के साथ मैं अभिषेक खंडेलवाल वेलकम करता हूं आपका एक्मे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग पे, आपके अपने इस प्यारे से चैनल पे, जहां पे आज हम एक अच्छी और बुरी खबर के साथ ही स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर, क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। और अगर मैं कहूं तो ये चैप्टर बेटा क्लास 8th के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी ज्योग्राफी में ये जो चैप्टर है कुछ समहाउ सिमिलर सा लगता है, कुछ बातें सिमिलर हैं। वैसे तो एक सेपरेट वीडियो बनेगा क्लास 8th का, बट इस वीडियो में भी कुछ अच्छे कंटेंट जो है क्लास 8th के लिए मिल सकते हैं। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि हम कौन सा इस चैप्टर में क्या बात करने जा रहे हैं, किस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, हमें ये चीज थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं यहाँ पे एक वर्ड है मेरे पास जिसको मैं कहूंगा रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? रिसोर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? संसाधन। ठीक है, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर लेना साथ साथ मेरे। ओके, तो रिसोर्स को हिंदी में क्या कहेंगे हम? संसाधन। और बेसिकली संसाधन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं हम संसाधन, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ज्योग्राफी के लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हम एक बेसिक लैंग्वेज में अगर हम समझें तो रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी प्रेजेंट है, जो कुछ भी अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। तो यहां पे बेटा अगर मैं बात करूं कि ये हम इस चैप्टर में जो रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरह के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मैं उनकी बात करता हूं। एक पहले मैं एक जनरल डेफिनेशन जो हम सब जानना चाहते हैं रिसोर्स के बारे में, एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जिसकी मैं बात करता हूं, उसमें मैं कुछ इस तरह लिखूंगा रिसोर्स की डेफिनेशन: एनीथिंग अवेलेबल in our surrounding, anything available in our surrounding and satisfy our needs, and satisfy our needs। मतलब ऐसी चीज को मैं रिसोर्स कहूंगा, है ना। एनीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स, ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं बेटा, है ना। लेकिन अगर हमें बात करूं तो अब देखो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कौन सी क्लास का चैप्टर है बेटा? ये है क्लास 10th का है, जैसे कि, है ना। इट मीन्स कि अब हम बड़े हो चुके हैं, है ना। तो बड़े हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या है? बड़े हो चुके हैं इसका मतलब तो यही है कि अब डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि रिसोर्स की डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं क्या मैं लिख सकता हूं और क्या क्या चीजें इसमें मैं ऐड कर सकता हूं, तो देखो एनीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स, ये तो बात एकदम करेक्ट है। बट इसमें मैं और भी अगर थोड़ा सा ऐड करूं, क्लास 10th के लायक डेफिनेशन बनाऊं, तो देखिए ऐसी कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है और हमारी नीड्स को पूरा करती है, साथ साथ अब देखो टेक्नोलॉजिकली क्या हो वो चीज? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली क्या हो बेटा? एसेसिबल हो। और दूसरी बात करूं, रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होने चाहिए, और मैं क्या कह सकता हूं बेटा? इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए। इकोनॉमिकली
क्या होने चाहिए, फीजिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए, और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, या फिर एक्सेप्टेबल जो आप बोलते हो, जैसे भी आप बोलते हो वैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं एक बहुत टेक्निकली अगर मैं आ जाता हूं रिसोर्सेज की डेफिनेशन पे, तो मैं कुछ इस तरह बोल सकता हूं, एनीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज जो अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट है और हमारी नीड्स को पूरा कर रही है, और हम उसको टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब कि वो रिच और पुअर लोग जो हैं अपनी सोसाइटी में, हर कोई उन रिसोर्सेज तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, इकोनॉमिकली ज़्यादा किसी के ऊपर बर्डन ना हो रिसोर्सेज का कंजप्शन करने में। तो इसलिए हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। इट मीन्स हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी उन रिसोर्सेज को क्या करे, एक्सेप्ट करे, माने, अपनाए, ठीक है। ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे बेटा, रिसोर्सेज कहेंगे। तो ये क्लास 10th के लायक डेफिनेशन पूरी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेज। अगर आपसे पूछें कि रिसोर्सेज क्या होते हैं तो आप ये डेफिनेशन कंप्लीट लिख सकते हैं। और ये आपकी बुक में बेटा अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की बुक में चैप्टर जब ओपन होता है तब ये डेफिनेशन क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब रिसोर्सेज में हम बेटा हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो हम 3 चीज़ों का इंटरेक्शन की बात करेंगे। हम यहाँ पे 3 चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है बेटा, नेचर होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगी, टेक्नोलॉजी होंगी, और इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन, और इन तीनों का ह्यूमन से इंटरेक्शन। इट मीन्स कि ह्यूमन इन तीनों चीज़ों का किस तरह यूज़ करता है और एक बहुत अच्छे तरीके के क्या बनाता है, रिसोर्सेज बनाता है। तो आप पहले इस डेफिनेशन को नोट कर लो, देन हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब देखिए रिसोर्सेज की डेफिनेशन तो हमने देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहाँ पे एक तरह से आपको ये डायग्राम आपके बुक में दे रखा है ना। तो ये डायग्राम किस चीज़ का है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक तरह से क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है ना। रिलेशनशिप किन की बता रहा है, ये नेचर की, टेक्नोलॉजी की, इंस्टीट्यूशंस की, इन तीनों की आपस में रिलेशनशिप, और इन तीनों का एक तरह से ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट या फिर ह्यूमन का इनके ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ये डायग्राम शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा, देखो किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने से पहले हम देखते हैं, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने से पहले ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो क्या करता है, नेचर का यूज़ करता है, ठीक है। नेचर का यूज़ करता है और फिर नेचर का यूज़ करके रॉ मटेरियल्स बनाता है, और रॉ मटेरियल्स को फिर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की हेल्प से क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर वो चीज़ जाके हमारे काम की बनती है। मैं जैसे आपसे बात करूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे छोटा सा, लाइक आप कॉटन के कपड़े पहनते हो, ठीक है। हम कॉटन के जो कपड़े पहनते हैं तो क्या हम डायरेक्ट कॉटन वियर करते या फिर हम उनके क्लोथ्स पहनते हैं, हम डायरेक्ट कॉटन वियर नहीं करते, ठीक है। तो हम करते क्या है बेसिकली, देखो हम नेचर की हेल्प से लाइक नेचर की हेल्प से मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं बात करता हूँ लैंड हो गया, वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली इस नेचर की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉटन ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस नेचर की हेल्प से कॉटन ग्रो कर रहा हूँ। देन आफ्टर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशंस की मदद से, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, उस कॉटन को क्लोथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फाइनल गुड्स मीन्स क्लोथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा कि वो जो कॉटन है वो एक तरह से बेसिकली क्या होगी, वो मेरे काम आएगी, मैं क्लोथ में कन्वर्ट करके उसको वियर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक तरह से देखो कॉटन के जो कपड़े हैं वो मेरे लिए रिसोर्स है, ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है, मैं उसका यूज कर रहा हूँ, वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि रिसोर्सेज जब हम बनाते हैं, जब कोई रिसोर्सेज हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नेचर
इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करता है एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, एंड देन आफ्टर फिर वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स बनाता है। ठीक है, तो रिसोर्स के बारे में आप समझ चुके बेसिक कि क्या होता है, आप ये डायग्राम भी समझ चुके। ये जो रिलेशनशिप है बेटा नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशंस का, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बेटा, बिना टेक्नोलॉजी और बिना इंस्टीट्यूशंस के भी नेचर किसी काम की नहीं रहेगी, आप ये चीज़ भी समझ लें। या फिर बिना इंस्टीट्यूशंस के नेचर और टेक्नोलॉजी का भी कोई काम नहीं है, या फिर ऐसे कह लो विदाउट टेक्नोलॉजी नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस आर वर्थलेस, मीन्स किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, इनकी कोई वर्थ, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी विदाउट टेक्नोलॉजी। तो आप इस चीज़ को समझो बेटा, ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, बिना किसी सेकंड के या थर्ड के कोई एक कॉन्सेप्ट जो है, कोई एक फैक्टर जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता। तो ह्यूमन बीइंग जो है उसको बेटा इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions। ठीक है, किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म जब हम करते हैं, जब हम बदलते हैं, क्या करते हैं हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हम चेंज करते हैं, तो इसमें बेसिकली हम तीन चीजों की रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। ठीक है, कौन से तीन चीजों की रिलेशनशिप है, एक है नेचर, एक है टेक्नोलॉजी और एक है इंस्टीट्यूशंस। और इन तीनों चीज़ों के रिलेशनशिप को कौन बहुत सही तरीके से डिफाइन कर सकता है, वो है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इन तीनों को यूज़ करके बहुत अच्छा एक तरह से रिसोर्स बनाता है, ट्रांसफॉर्म करता है मीन्स। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बोर्ड पे मिल रही है यहाँ पे। तो बेटा इतना रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने के बाद अब एक डाउट अपने माइंड में आता है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, कि क्या रिसोर्सेज नेचर से फ्री में मिले हैं हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में हमसे पूछा गया है कि ये फ्री गिफ्ट है क्या नेचर से, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहते हैं, यस और नो। तो मैं आपको अगर पर्सनली इसका आंसर दूं तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज बेटा फ्री में नहीं मिलते। हम ये बोलते हैं रिसोर्सेज जो होते हैं, देखो रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या है, एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी बनते हैं। ठीक है, हम कुछ गतिविधियां, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम बहुत से रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं और कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप अभी जिससे स्टडी कर रहे हो, आप मोबाइल से या लैपटॉप से जिससे भी ये वीडियो देख रहे हो, अभी ये वीडियो जिस पे भी आप देख रहे हो, मोबाइल चाहे लैपटॉप कुछ भी हो, वो क्या है, वो आपके लिए क्या है, वो रिसोर्स है। ठीक है, और वो रिसोर्स बेटा किसी पर्सन ने ही बनाया है, किसी इंसान ने ही बनाया है। ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिसोर्स जो है वो नेचर से हमें क्या है, फ्री में तो नहीं मिले। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आई थिंक नेचर से हमें मिल जाए। लाइक मैं बात करता हूँ सॉइल हो गए, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है, लैंड हो गई, एयर हो गए। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज हमें बेटा नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, बट नॉट ऑल। सारे रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर से फ्री में नहीं मिलते। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके सामने लिखी गई है, ये देखिए, इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इंसान जो है वो खुद रिसोर्सेज का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। इट मीन्स ये बात क्या कहना चाह रही है, ये जो लाइन है ये क्या शो करना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है। ठीक है, इसमें अगर हम समझें कि ह्यूमन जो है वो खुद ही बेटा एक तरह का रिसोर्स कहा जा सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स वो उनको खुद ही हम एक रिसोर्स कंसिडर करते हैं। अब देखिए कैसे, क्यों हम ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कंसिडर करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप एक चीज समझना बेटा, देखो फार्मर होता है कोई, वो आपकी नीड्स को फुलफिल करता है। हमने स्टार्टिंग में एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनीथिंग विच फुलफिल आवर नीड एंड अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग। ऐसी कोई भी चीज जो हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल हो और हमारी जरूरत को पूरा करे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। यहाँ पे मैंने बात की एक फार्मर की। फार्मर जो है वो क्या करता है, वो एग्रीकल्चर करता है, क्रॉप्स उगाता है।
ठीक है, और फिर उन क्रॉप से हमारी नीड पूरी की जाती है, हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। तो एक तरह से मैं कहूँ ये फार्मर जो है ये हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा, और एक और बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ। देखो ये जो टाइम चल रहा है अभी कोरोना का, ये लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है अभी, इस कोरोना के टाइम में जो डॉक्टर्स हैं वो एक तरह से रिसोर्स हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। हम सही होना चाहते हैं तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को दे रहे हैं, वो चीज़ पूरी कर रहे हैं किसी न किसी तरह, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ह्यूमन बींग जो है वो एक तरह के क्या होते हैं बेटा, वो भी खुद एक तरह से रिसोर्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। लाइक हम एक टीचर्स की बात करें, मैं मेरी ही बात करूं तो मैं भी अभी आपके लिए क्या हूं, रिसोर्स ही हूं, ठीक है ना। तो आपकी नीड्स को पूरा की जा रही है, आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है किसी ना किसी तरह, ठीक है। बट आप लोग बेटा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और इन कंटेंट्स को, इन नोट्स को सब तक पहुंचाएं जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो ये बात नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है बेटा। अब देखिए रिसोर्सेज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद, बहुत बेसिक जानने के बाद, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो यहां से हम उठाते हैं एक टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग सेक्शंस में हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रखा है। तो मैं जैसे यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट के बेसिस में आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, देन फिर मैं नेक्स्ट में इन क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे जो आपके एनसीईआरटी में आपके काम आने वाला है उस क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है बेटा, उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, जो आप सबसे पहले पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ोगे, एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ोगे इसमें क्लासिफिकेशन, उसमें आप क्या स्टडी करोगे, नेक्स्ट में आप क्या स्टडी करोगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ओनरशिप, ठीक है। और जो लास्ट आप फोर्थ क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन आप इसमें स्टडी करोगे रिसोर्सेज का, ठीक है। तो मैं बात करता हूं बेटा, सबसे पहले देखिए ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन के बेसिस पे बात करता हूं तो ओरिजिन के बेसिस पे हम इसमें पढ़ेंगे बेटा दो क्लासिफिकेशन, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बायोटिक रिसोर्सेज, जो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा, बायोटिक रिसोर्सेज, और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होगा, एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम बात करते हैं बेटा। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हम इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वैसे तो आप देखिए ये सारे नाम जो हैं 8th क्लास में पढ़ के आए हैं ना, आप ये सब स्टडी करके आए हैं, बट फिर भी बताना ज़रूरी है थोड़ा सा। अब इनको हम है ना आगे एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसमें तो हम केवल इनका क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन फेसेस में इनको क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखिए ओनरशिप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ओनरशिप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं इसमें कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं थर्ड क्लासिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है नेशनल रिसोर्स। ये सब ओनरशिप के बेसिस पे है, ठीक है। फोर्थ में बात कर लेता हूं इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ये जो चार क्लासिफिकेशन है, ये जो 4 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं, ये ओनरशिप के बेसिस पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। और आते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, रिजर्व आते हैं, और इसमें आता है स्टॉक आता है, ठीक है। ये है, और भी कुछ होंगे, अगर और भी इसमें कुछ रह गया होगा तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जब हम इनका मतलब एलेबोरेट करेंगे, जब हम सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तब हम वहाँ पे और पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी तो एक बेसिक देखिए, जितना हमें ऊपर ऊपर से याद रहता है हम उतनी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए बेटा, ये है अपना क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 4 तरीके से हमने इनको क्लासिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन के बेसिस पे, सेकंड एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, थर्ड ओनरशिप के बेसिस पे, एंड फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है इनका, उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ये मैंने लिखा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है क्या। देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन के हमने टाइप्स पढ़े कि किन किन बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, जो भी हमने टाइप्स पढ़े उनको एक्सप्लेन करेंगे अब हम, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मीन्स ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब है कि किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कोई चीज बनती कहाँ से है, ठीक है। ओरिजिन का मतलब ये होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो ओरिजिन के बेसिस पे 2 तरीके से क्लासिफिकेशन है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक, ठीक है। 2 तरीके से क्लासिफिकेशन है ओरिजिन के बेसिस पे, वन इज बायोटिक एंड अनदर वन इज एबायोटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ बायोटिक रिसोर्सेज की, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसमें जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल द लिविंग बीइंग्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर कंसिडर्ड इन बायोटिक रिसोर्सेज, आर कवर्ड या फिर कंसिडर्ड लिख लो, आर कवर्ड इन बायोटिक रिसोर्सेज, मतलब कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। लाइक इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बताइए जल्दी बोलिए क्या लिख सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ह्यूमन बीइंग्स को क्यों नहीं लिखा, तो बेटा ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को कंसिडर नहीं किया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब जो कवर करते हैं जिनको, वो सब बायोटिक रिसोर्सेज कहे जाते हैं। तो एबायोटिक रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट, बायोटिक का एकदम अपोजिट आ जाएगा। इट मीन्स एबायोटिक रिसोर्सेज में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो भी, वो कवर किए जाते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात लिखे तो एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे हमारे पास, लाइक आपको एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे वाटर लिख सकते हो, ठीक है, सॉइल लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक तरह से ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये सब हैं बायोटिक और एबायोटिक, ये किसके बेसिस पे है बेटा, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमने ओरिजिन के बेसिस पे हमने बात कर ली थी, अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 तरीके का क्लासिफिकेशन अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों तरीके में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्लासिफिकेशन अपना है रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। अब देखिए नाम से बेटा अपने को पता चल रहा है, नाम से ये चीज क्लियर हो रही है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होते बहुत जल्दी, है ना। या फिर हम ये कह लें
कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में रिसोर्सेज जो होते हैं वो वापस से रिसाइकिल हो जाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो बेटा ये देखिए आपके सामने ये दोनों की डेफिनेशंस अवेलेबल है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हो गए? जो रिन्यूड होते हैं, जो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का, सॉइल का, सनलाइट का, एयर का। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होते, इट मीन्स कि खत्म नहीं होते। ठीक है ना, ये बार बार बनते रहेंगे। सनलाइट आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए कि सनलाइट खत्म हो सकती है? मतलब सोचने वाली बात है, सुबह सुबह उठें और देखने को मिले कि सूरज ही नहीं है ना, सूरज है ही नहीं, और अब ऐसा पता चले कि भैया आगे आने वाले टाइम में 100, 200, 300, 1000, 3000 साल तक सूरज कभी निकलेगा ही नहीं। कैसा फील होगा, कैसा लगेगा उस समय? सनलाइट कभी खत्म हो सकती है? देखिए सुबह सुबह उठे और ऐसा पता चले अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है ना। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं आई तो मतलब सुबह उठ ही नहीं पाओगे आप, पहली बात तो है ना। ऑक्सीजन नहीं आई तो रात में सोए और फिर सोते रह जाओगे, सीधी सी बात। ठीक है, तो देखिए सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये सारे रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, जो वापस बन सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में। शॉर्ट टाइम पीरियड मीन्स बहुत जल्दी। ठीक है, उसी के अपोजिट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए बेटा, 1 मिनट रुकिएगा, बहुत अर्जेंट काम। ओके ठीक है, यहाँ एक्चुअली एक कोरोना का पेशेंट आ गया था तो उसका इलाज करके आए हैं अभी हम। ठीक है, हमारे क्या स्टूडियो में यहाँ पे जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, छोटा सा एक बहुत कमरा है, इसमें 1-2 पेशेंट और बैठे हुए हैं हमारे साथ, कुछ जो हमारी इस रिकॉर्डिंग में हमारा सहयोग करते हैं। तो उनमें से ये कोरोना आ गया था, उनका वैक्सीन दे के आए हैं अभी हम। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो खैर अभी अच्छा चल रहा है, आप इधर ध्यान दीजिए। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे रिसोर्स होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत लंबा टाइम पीरियड लेते हैं रिन्यू होने में, रिप्रोड्यूस होने में। लाइक मैं इसमें बात करता हूँ जैसे पेट्रोलियम हो गए, कोल प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे सारे, ये सब क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन अवेलेबल है। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये रही, पढ़ सकते हैं इसको। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ऐसे रिसोर्सेज जो फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली वापस से रिप्रोड्यूस हो सके, रिन्यू हो सके, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रिसोर्सेज विच टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम टू रिप्रोड्यूस, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो रिप्रोड्यूस होने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लें। लाइक मैं बात करूँ 200 साल, 300 साल, 1000, 5000, कितने भी साल। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें फॉसिल फ्यूल्स, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अपना नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ओनरशिप, है ना। ओरिजिन हमने देख लिया, एग्जॉस्टिबिलिटी देख लिया। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन ओनरशिप कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है अपना ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे आपको यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशंस दिख रहे हैं। एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी, एक नेशनल, लास्ट इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल से मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको कोई प्राइवेट पर्सन, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जो ओनर हो उन रिसोर्सेज का। लाइक मैं बात करता हूँ आपका जो अपना घर है वो आपका ही है, वो पूरी कम्युनिटी का नहीं है, वो पूरी सोसाइटी का नहीं है। उसमें कौन रह रहा है? उसमें आप ही रहते हो। हाँ, पहले के ज़माने की बात गई, पहले जब एक गांव में बैठ के एक टीवी पे पूरा गांव जब मैच देखने आता था, वो कम्युनिटी होता था, है ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अपना घर अपने नाम पे, इट मीन्स वो अपना रिसोर्स है ना, इंडिविजुअल रिसोर्स है, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मैंने यहाँ पे आपके घर की भी फोटो बनाई है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी एड्रेस वगैरह मेंशन करके आप अपने घर में पेंट वगैरह कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैंने नहीं किया। नेक्स्ट बात करता हूँ कम्युनिटी रिसोर्सेज। बेटा कम्युनिटी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन पे पूरी कम्युनिटी का, पूरी सोसाइटी का अधिकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक पार्क होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं।
ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ पे पूरी कम्युनिटी का एक अधिकार होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, एक मैंने गार्डन और एक मैंने टेम्पल बना रखा है। बाकी आप इसमें स्कूल्स भी ले सकते हो, कुछ पिकनिक स्पॉट्स भी ले सकते हो। तो इस तरह के रिसोर्सेज को आप कम्युनिटी रिसोर्सेज बोल सकते हो। कम्युनिटी हॉल भी होते हैं, है ना, धर्मशालाएं वगैरह जो होती हैं वो भी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द नेशन, मतलब वो सारे रिसोर्सेज जिन पे एक नेशन का पूरा अधिकार है, एक कंट्री का पूरा अधिकार है, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें अपन फॉरेस्ट और रिवर्स ले सकते हैं, और इसमें आप बेटा रोड ले सकते हो, रेलवे ले सकते हो। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसमें नेशनल रिसोर्सेज में अगर मैं बात करूं बेटा, अपनी जो कोस्टल बाउंड्री है ना, कंट्री की जो कोस्टल बाउंड्री है बेटा, उस कोस्टल बाउंड्री पे हम देखें एक चीज, देखो 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब है 22.2 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। तो जो हमारी जो कोस्टल बाउंड्रीज है उनसे ओशन के अंदर कोस्टल बाउंड्रीज से ओशन के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो डिस्टेंस है वो नेशनल रिसोर्स में कंसिडर की जाती है। मतलब 22.2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस तक का जो ओशियन का वाटर है वो एक नेशन का होता है। एंड देन उसके बाद हम आगे कितना भी जाओ उससे हमें मतलब नहीं है। बेसिकली हम तो केवल 12 नॉटिकल माइल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, चलाती हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल ले रखा है ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर तक का जो ओशन वाटर है, वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो भी ओशियनिक वाटर है उस पर पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो भी सारी कंट्रीज हैं, उन सब का इक्वल राइट है उस पर। ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई नेशन उस पर अपना मतलब खुद का पर्सनल राइट उस पर नहीं बता सकता, क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारे अपना क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अपना ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब तक हमने 3 तरीके के क्लासिफिकेशन देख लिए हैं। एक हमने ओरिजिन देख लिया, एग्जॉस्टिबिलिटी देख लिया, ओनरशिप देख लिया। नेक्स्ट हम आए हैं डेवलपमेंट में। देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है पोटेंशियल, सेकंड डेवलप्ड, थर्ड स्टॉक एंड फोर्थ रिजर्व, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। देखिए रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो किसी रीजन में मिलते हैं बट अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा विंड एनर्जी का, जो कि राजस्थान और गुजरात में बहुत इनॉर्मस अमाउंट में प्रेजेंट है बट स्टिल अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज की। देखिए रिसोर्सेज विच हैव सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर यूज्ड, ठीक है। इनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो एक तरह से क्या है मतलब पता चल चुकी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है शायद तक, इसको हम एक बार करेक्ट कर लेते हैं। रिसोर्सेज विच हैव सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर, एक तरह से हम ये लिख सकते हैं आर ऑब्टेन्ड। उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें पता चल चुका है बट अभी तक हमने उनको यूज नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा स्टॉक में आते हैं। स्टॉक में देखिए रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल तो बहुत है इंसान की ज़रूरत को पूरा करने की, बट कहीं ना कहीं बेटा टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से हम उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास में यहाँ पे देखिए पानी है H2O, इसको जब मैं ब्रेक करता हूँ तो मैं क्या बनाता हूँ H2 एंड O2। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए बेटा H2 जो है ये एक बहुत अच्छा फ्यूल बन सकता है, मतलब अपने एक इंडस्ट्रियल पर्पज़ में अगर हम बात करें
तो H2 एक बहुत अच्छा फ्यूल बन सकता है, बट लेकिन ये बहुत एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है ये बहुत एक्सप्लोजिव नेचर की है, तो हमारे पास अभी तक टेक्निकल नॉलेज इसकी नहीं है कि किस तरह हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ करें, कि हम इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके हम इससे जो भी एफिशिएंट हमारा काम हो हम उसको करें, बट इसकी नॉलेज नहीं है अपने पास कि किस तरह हम टेक्निकली H2 को हम यूज़ करें सो दैट एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा रिसोर्स हो सकता है, स्टॉक रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बात करता हूँ रिजर्व की। रिजर्व जो होते हैं बेटा ये स्टॉक का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, ठीक है। मतलब स्टॉक के ही एक तरह से हम ये समझ सकते हैं पार्ट हो सकते हैं, सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज में डाल सकते हैं, जिनके बारे में हमें टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है कि कैसे यूज किया जा सकता है, बट अभी तक हमने उनको स्टार्ट नहीं किया है उनका यूज करना एक बड़े लेवल पे, एक व्यापक स्तर पर हमने उसका इस्तेमाल करना अभी तक शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें अपने पास एग्जाम्पल आ सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बेटा ये जो चीज़ है इसकी अपने पास टेक्निकल नॉलेज भी है कैसे इसको यूज़ किया जाता है, बट अभी तक हमने इसको स्टार्ट नहीं किया है। बट हाँ ठीक है, ये एक तरह से हमारे पास ऑल्टरनेट एक तरह से ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, तो डेफिनेटली इसको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर 1 है इसमें आपके आज की क्लास में, आज के सेशन में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो टॉपिक था पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट अब हम रिसोर्सेज के बाद हम थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है। जब तक आप बेटा ये जो टॉपिक्स मैंने आपको इस सेशन में कवर कराए हैं आप इनको जल्दी से जल्दी इनको पढ़िए, इनके नोट्स को अपनी नोटबुक में पेन डाउन कीजिए जल्दी से जल्दी, और फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 10th क्लास के मैथ्स के वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट यहाँ पे डल चुका है इस चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं और उस चैप्टर को भी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, डेवलपमेंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मैं अभिषेक खंडेलवाल अलविदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू।